तो जय जिनेन्द्र। अभी आप सब जगह से घूमकर आप अपने क्षेत्र भरत क्षेत्र में आए हैं। सभी को मैं जय जिनेन्द्र करती हूँ और विस्मिता श्री माता जी की प्रदर्शनी में आपका सभी का स्वागत करती हूँ। अब हम भरत क्षेत्र की सैर करेंगे। तेज आएगी ना आवाज़? थोड़ा सा आप तो अब हम भरत क्षेत्र में सैर करेंगे। तो अभी आप जो जम्बू द्वीप देखकर आए हैं, तो जम्बू द्वीप का 190वां भाग 190th पार्ट भरत क्षेत्र कहलाता है। तो जो भरत क्षेत्र का जो जम्बू द्वीप का पहला पर्वत है हिमवान पर्वत है, और हिमवान पर्वत और ये जो नीचे उसको जम्बू द्वीप को घेरा हुआ लवण समुद्र है जो आपने देखा होगा। तो लवण समुद्र और हिमवान पर्वत के जो बीच का क्षेत्र है वो अपना भरत क्षेत्र है। हम भरत क्षेत्र में रहते हैं, इसलिए इसको सुनना जानना ज़्यादा आवश्यक है। सभी कुछ जानना आवश्यक है, लेकिन हमको भरत क्षेत्र की रचना पता होनी चाहिए। अभी आपको जो हिमवान पर्वत दिख रहा है, हिमवान पर्वत आपको सोने का जो बना हुआ है, ये ऐसे ही सोने का नहीं है, इसको पूरा सोने का बेस स्वर्णमय पर्वत है ये, और इसमें विभिन्न प्रकार के कूट हैं। और ये जो बीच में आपको दिख रहा है ये पद्म सरोवर है। पद्म सरोवर दिख रहा है, पूरी पद्म मतलब कमल, तो ये कमल की रचना का सरोवर है। यहाँ इसके सेंटर में कमल के इसके सेंटर में एक देवी का महल बना हुआ है जिसमें श्री देवी निवास करती हैं, और आजू बाजू में उनकी सहायक देवियों के महल बने हुए हैं। ये पद्म सरोवर है, ये पूरा 1000 योजन में। पद्म सरोवर से 3 मुख्य नदियाँ निकल रही हैं। पूर्व दिशा में गंगा नदी, पश्चिम दिशा में सिंधु नदी, और उत्तर की तरफ हेमवत क्षेत्र में चली जाती है रोहितास्य नदी। अभी हमको भरत क्षेत्र पढ़ना है, इसलिए हम गंगा नदी और सिंधु नदी के बारे में जानेंगे। तो जो गंगा नदी है पूर्व दिशा से, ये आपको गंगा कूट दिख रहा है ना, वो गंगा कूट से उत्तर की तरफ ये जो गंगा कूट है ना, गंगा कूट से दक्षिण की तरफ नीचे गिर रही है गंगा नदी। ये जो आपको विभिन्न प्रकार के तोरण द्वार दिख रहे हैं, ये तोरण द्वार के नीचे से निकलती है। हाँ, ये तोरण द्वार के नीचे से निकलकर ये जीविका नाड़ी है, जीविका नाड़ी से नीचे गोमुख से गंगा कुंड में गिरती है। अब गंगा कुंड में एक पर्वत पर गंगा देवी का महल बना हुआ है। तो ये गंगा कुंड में गंगा देवी के महल के ऊपर कमल की रचना में जिनेन्द्र भगवान विराजमान है, वहाँ पर उनका अभिषेक होता है। अब जो गंगा नदी नीचे से निकलती है, तो अपने साथ ये जो विजयार्ध पर्वत दिख रहा है आपको, हाँ, तो विजयार्ध पर्वत की खंड प्रपात गुफा से अपने 14,000 परिवार नदियों के साथ मिलकर, और ये नीचे से निकलकर ये मागध द्वार से लवण समुद्र में मिल जाती है। इसी तरह की सेम रचना पश्चिम दिशा की तरफ है। तो जो सिंधु नदी है वो भी विभिन्न तोरण द्वार से होती हुई सिंधु कूट से नीचे दक्षिण की तरफ मुड़ जाती है और सिंधु कुंड में गिरती है। वहाँ पर सिंधु देवी का महल है, और वहाँ पर भी जिन मस्तक पर अभिषेक होता है, नीचे से वह विजयार्ध पर्वत की तिमिस्त्र गुफा से निकलकर 14,000 परिवार नदियों के साथ मिलकर और प्रभास द्वार से लवण समुद्र में चली जाती है। अभी आपको ये 2 बड़ी नदियाँ समझ में आई होंगी। अभी आपको जो बीच में चांदी का पर्वत दिख रहा है जो रजतमय है, ये विजयार्ध पर्वत है। विजयार्ध पर्वत को रजताचल भी बोलते हैं, है ना, और वैताड्य पर्वत भी बोलते हैं। ये जो विजयार्ध पर्वत है ये 3 सीढ़ियों में दिख रहा है आपको। ये 3 सीढ़ियों को आगम में कटनी बोला है। तो जो आपको पहली कटनी दिख रही है, पहली कटनी में विद्याधर देवों के महल हैं। हम कहानियों में पढ़ते हैं विद्याधर आए, ये सब निवास कहाँ करते हैं, पहली कटनी में। अब जो दूसरी कटनी दिख रही है आपको, वो अभियोग्य श्रेणी के देव हैं। जो अभियोग्य श्रेणी के देव हैं वो सौधर्मिंद्र के सेवक देव होते हैं। सौधर्मिंद्र स्वर्ग में रहते हैं, लेकिन उनके सेवक देव विजयार्ध पर्वत पर रहते हैं। अब जो पहली कटनी आपको दिख रही है उसमें आपको कूट दिख रहे हैं, वहाँ पर 9 कूट हैं। पहला कूट सिद्ध कूट है, वहाँ पर अकृत्रिम जिन चैत्यालय है। और ये जो 8 कूट दिख रहे हैं वहाँ पर व्यंतर देवों के महल बने हुए हैं, उन कूटों के नाम हैं। ठीक है, इसी तरह की रचना अपोजिट साइड भी होती है, और 3 सीढ़ी वहाँ पर, 3 कटनी वहाँ पर भी होती है। अब ये विजयार्ध पर्वत और 2 नदी के कारण भरत क्षेत्र के कितने खंड हो गए? 6 खंड दिख रहे हैं ना आपको, 1 2 3 4 5 6। तो उसमें से 5 जो है वो मलेच्छ खंड है, और बीच का है ये अपना आर्यखंड है। आर्यखंड में पूरा विश्व समाहित है। हम भी आर्यखंड में ही रहते हैं, यहाँ पर अपनी कर्म भूमि है। हम भी यहीं रहते हैं, तीर्थंकर भी यहीं रहते थे, भविष्यकाल के तीर्थंकर भी यहीं रहेंगे। यहीं पर पूरा धर्म जो है वो आर्यखंड से ही हो सकता है ना। बाकी जो है मलेच्छ खंड है, वहाँ पे पूरा अधर्म ही अधर्म है, निकृष्ट योनि है वहाँ पर। इस तरह से आपको समझ में आया। अभी जो खंड प्रपात गुफा और तिमिस्त्र गुफा दिख रही है, ये गुफाएं बहुत बड़ी बड़ी हैं। ये सिर्फ भरत चक्रवर्ती लोगों के लिए खुलती हैं। तो भरत चक्रवर्ती ने जब 6 खंड जीते थे, तो इन गुफाओं के माध्यम से ही मलेच्छ खंड से होते हुए ये जो वृषभाचल पर्वत है, जिसको वृषभगिरी भी बोलते हैं, वृषभाचल पर्वत पर अपना प्रशस्ति पत्र लिखने गए। अब यहाँ पर उनको नाम लिखने की जगह नहीं मिलती, तो वो एक नाम मिटाते हैं और अपना नाम लिखते हैं।
तो उसमें उनका अभिमान कैसा चूर हो जाता है, क्योंकि उनको एक अभिमान था कि मैं 6 खंड का अधिपति हूँ, को वैराग्य के भाव आ जाते हैं, है ना। इस तरह से चक्रवर्ती पूरा 6 खंड को जीतता है। हमारे खंड में रहते ही अपनी कर्म भूमि है, हमें इस तरह धर्म इस तरह से ही करना चाहिए कि हमारा यहीं से धर्म बढ़ता जाए और हम सिद्धशिला तक चले जाएं। ये हमारा भरत क्षेत्र है। धन्यवाद।